नमस्कार साथियों। कल 17 अप्रैल से जो क्लास 11 की परीक्षा है, तो उसमें जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जो आप लोगों का मॉडल सेट जारी किया है अर्थशास्त्र का, उसका मैं आप लोगों को प्रश्न पत्र को सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, कुछ निर्देश दिए हैं, कुल 40 प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प पर चयन कीजिए। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, मतलब नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है। प्रश्नावली लंबी हो सकती है। निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है, विशेषता जो नहीं है उसको लिखना है। तो प्रश्नावली लंबी हो सकती है, विशेषता है। प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए, ये विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बाकी सी में है प्रश्नों का क्रम सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए, ये विशेषता है। प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, ये भी विशेषता है। यानी कि सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 का बी। अगला प्रश्न हम लोग दूसरा नंबर आते हैं कि सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ 1 नंबर में है ए में एडम स्मिथ। ये तो अर्थशास्त्र के जनक थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांख्यिकी का जनक गॉटफ्राइड एकेनबॉल। ठीक है दोस्तों, दूसरा का हो जाएगा बी। धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था, धन का विज्ञान, साइंस ऑफ वेल्थ। तीसरा नंबर का है कि अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो यह है मार्शल का। यहाँ मार्शल कहाँ पे है, अल्फ्रेड मार्शल। तो इसका हो जाएगा तीसरा का सी। और चौथा नंबर का प्रश्न है कि मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सही व्याख्या करना कठिन, उत्तर का विकल्प मौजूद होता है, स्कोर करना कठिन होता है, उत्तर में समानता पाई जाती है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ए, सही व्याख्या करना कठिन। 5वां नंबर का प्रश्न है कि परास का क्या अर्थ है, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। ये नहीं होगा। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का योग, ये भी नहीं होगा। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का औसत, ये भी नहीं होगा। न्यूनतम और अधिकतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर, ये होगा। तो 5वां का सही उत्तर हो जाएगा डी। 6ठा नंबर का प्रश्न है कि लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला 2 वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है। तो इसमें हो जाएगा गुणात्मक, सही उत्तर हो जाएगा डी। 7वां नंबर का प्रश्न है कि किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है। तो इसमें अवशिष्ट कहा जाता है। 7वां का सही उत्तर हो जाएगा सी। 8वां नंबर का प्रश्न है कि आयत चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं। तो आयत चित्र है वह संतत चर के लिए बनाए जाते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है कि सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के एक, देखिए ये आपका मीन मीडियन मोड से प्रश्न है। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को, आप लोग 10 क्लास में पढ़े होंगे, 9-10 में, सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं हम लोग, समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 10वां नंबर का प्रश्न है, फिर ये मीडियन से है, निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है। माध्यिका, सही उत्तर हो जाएगा बी, मीडियन। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को चर के बराबर भागों में विभाजित करता है। कहाँ आ गया, थोड़ा सा ये घसक गया, नीचे हो गया है। हम लोग कितना नंबर प्रश्न पे थे, 10वां नंबर प्रश्न पे थे। ये थोड़ा सा घसक गया है, ऊपर चला गया, क्योंकि सारा मॉडल सेट जितने भी सब्जेक्ट का है सब एक ही PDF में है।
तो इसीलिए देखिए आ गया। हम लोग कितना नंबर प्रश्न पे थे? 10 नंबर प्रश्न पे थे। निम्नलिखित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य होता है? तो इसका मीडियन हो जाएगा बी। 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़े को चार बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका हो जाएगा 11 का सी, चतुर्थक। 12 है कि मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? मानक विचलन के सापेक्ष माप को क्या कहा जाता है? पारस गुणांक, विचलन गुणांक, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा पारस गुणांक भी, विचलन गुणांक भी, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है पारस नहीं, मध्य विचलन हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब 14 नंबर का है कि यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समानांतर माध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? इसको मैंने निकाल के देखा है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 32। ठीक है, 32%। 15 नंबर है कि सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो इसका हो जाएगा आरेखीय सहसंबंध नहीं, बी हो जाएगा रेखीय सहसंबंध। 16 नंबर का है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मानक मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1। 17 का प्रश्न है कि कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे कहा जाता है? कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय यानी कि हु इज क्रेडिटेड विथ द डेवलपमेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन, है ना। ये बीएड में आप लोग पढ़िएगा, अगर टीचर बनना चाहते हैं बीएड से लीजिएगा तो। 18 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो इसका संवेदी सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नहीं, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 18 का डी। 19 का प्रश्न है, लेस पेयर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान अवधि की कीमत नहीं, वर्तमान अवधि की मात्रा, क्वांटिटी भी नहीं होगा। आधार अवधि की कीमत, प्राइस ऑफ बेस ईयर, ये भी नहीं होगा। आधार अवधि की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, ये हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, 19 का डी। 20 नंबर का प्रश्न है कि मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है भारित सूचकांक, सी। 21 नंबर का प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र वह है जो वह प्राथमिक क्षेत्र हम लोग जानते हैं कि कृषि को कहते हैं। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी, कृषि से संबंधित है। अब है कि 22 नंबर का प्रश्न, योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? प्लानिंग कमीशन का आयोग, आप लोग बताइए। जब भारत स्वतंत्र भारत हुआ था, इसके बाद प्रथम योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। फिर गड़बड़ा गया, घसक गया, फिर चला गया। हम लोग कितना नंबर प्रश्न पे थे? 22 नंबर का प्रश्न में। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1950 में। 23 नंबर का प्रश्न, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो सबसे पहले 12वीं होगा, है ना। इसके बाद 12वीं भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। 24 का है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसको जो है 1991 में शुरू किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। 25 नंबर का प्रश्न है, विनिवेश का उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता देना, सरकार द्वारा आय एकत्रित करना, इनमें से सभी। तो इसका देखिए हो जाएगा, वित्तीय अनुशासन को भी बनाए रखना, बढ़ाना होता है, आधुनिकीकरण में सहायता देना भी होता है, और सरकार द्वारा आय भी एकत्रित करना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का डी। अब है 26 नंबर का प्रश्न कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। आप लोग 9-10 क्लास में भी पढ़े होंगे। 27 नंबर का प्रश्न है कि ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कृषि होता है। 27 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 28 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा देश सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश होता है। चलिए मैं बता देता हूँ, भारत ही है।
29 का है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 29 का आप लोग जानते हैं 2005 में। 30 का है निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? ये आप लोगों को 9 क्लास में भी है। इंजीनियर मानव पूंजी है, शिक्षक भी है, डॉक्टर भी है, कंप्यूटर मानव पूंजी नहीं है। 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी। 31 नंबर का है कि मानव विकास है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्या है? तो एक साध्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 32 नंबर का प्रश्न है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास। क्या बोलता है? ज्ञान, हाँ, नॉलेज आधारित अर्थव्यवस्था भारत में रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास। 32 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब 33 नंबर का प्रश्न है आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, क्या आता है? बिजली भी आता है, सिंचाई भी आता है, सड़कों का निर्माण भी आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 34 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अब 35 नंबर का प्रश्न है कि ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अब 36 नंबर का प्रश्न है कि ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को क्या कहा जाता है? दिहाड़ी मजदूर कहेंगे हम लोग उसको, ठीक है, सी। 37 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? परंपरागत, गैर परंपरागत। ताप बिजली को हम लोग क्या है, ये परंपरागत है, पन बिजली भी, कोयला भी। लेकिन सौर ऊर्जा है वह क्या है? गैर परंपरागत स्रोत है। सी सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? शिशु मृत्यु दर। कौन स्वास्थ्य का पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। 39 नंबर का प्रश्न है कि जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? क्योंकि यह इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। हल्का, महंगा तो नहीं, कम लागत भी नहीं। इसमें सबसे मेन बात है कि इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। जो हम लोग बाज़ार में ख़रीदते हैं यूरिया वगैरह, तो उसमें बहुत सारा केमिकल्स रहता है, लेकिन जैविक खाद को खेती के लिए वो सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है। 40 नंबर का प्रश्न है कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो हम लोग जानते हैं 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी मेरे चैनल्स में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मॉडल सेट का जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से द्वारा जो ये मॉडल प्रश्न पत्र जारी हुआ है, ये आप लोगों को बहुत सारा इसमें लाभ होगा। इसी पैटर्न पे देखिए प्रश्न जो है सो वह ना हल्का है ना टफ है, तो ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और इसी पैटर्न पे प्रश्न आप लोग का आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।